तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा हरे कृष्णा। ये वीडियो में मैं सीए फाइनल एएफएम का पिछला 10 अटेम्प्ट का जुलाई 21 से लेके मई 25 तक के जो भी क्वेश्चन पेपर है ना, उसका एक आपको एनालिसिस बताऊंगा, ठीक है। ताकि आपको ये समझ आए कि इंस्टीट्यूट आखिर में आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो बना कहाँ से रही है, क्या है इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर का सोर्स। ठीक। तो पहले आप ये देखो, उसके बाद मुझे आपके लिए कुछ एडिशनल चीजें फ्यूचर में लानी है, तो उस पर भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। पर उस पर हम लोग बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस बच्चों मैंने कैसे प्रिपेयर किया है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, उसमें टोटल 6 मेन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और उस 6 मेन क्वेश्चन हर एक के अंदर सब क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने वो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कॉलम ए और कॉलम बी में। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, तो हर एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हर एक सब क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको एक चैप्टर का रेफरेंस मिलेगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो कौन से चैप्टर से आपको पूछा गया है। ये चैप्टर नंबर आपका मैच करेगा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, ठीक है। अब उस चैप्टर में भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछा है वो भी मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। इधर फ्रॉम स्टडी मटेरियल, या फिर पास्ट एमटीपी आरटीपी या कोई पास्ट पेपर है वहां से पूछा है, या फिर नया क्वेश्चन है तो नया भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर के साथ हर एक रेफरेंस लिखा हुआ है। आपको कुछ भी एडिशनल मेहनत करने का जरूरत नहीं है, आपको तुरंत पता चल जाएगा ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछा है, ठीक है। दूसरा चीज, इंस्टीट्यूट अगर हमको क्वेश्चन पूछ सकती है तो वो कहाँ कहाँ से पूछ सकती है, इधर फ्रॉम स्टडी मटेरियल। अब उसमें भी कहाँ से, इलस्ट्रेशन से पूछ सकती है, एग्जाम्पल से पूछ सकती है, या फिर टेस्ट योर नॉलेज से भी पूछ सकती है। दूसरा एमटीपी, तीसरा आरटीपी, और चौथा है पास पेपर, ठीक है। ये 4 जगह से ही इंस्टीट्यूट हमको क्वेश्चन जो है वो पूछता है। अगर यहाँ से नहीं पूछा तो फिर वो नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी रेफरेंस कॉलम में मैंने यहाँ पे आपको रेफरेंसेस दिया हुआ है ना, अगर इसमें मैंने कोई कलर मार्क नहीं किया हुआ है तो आप ये समझो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सर डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है आपने आपके स्टडी मटेरियल से, आरटीपी एमटीपी या पास पेपर से, और आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया, ठीक है। ब्लू में जो मैंने मार्क किया है ना बच्चों, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। बट इंस्टीट्यूट ने जब ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा तो कुछ एडिशनल चीजें उसने आपको पूछ ली, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा ये 2 मार्क का ही वेटेज कैरी करता है। मैं तो फिर भी सेफर साइड पे चल रहा हूँ, हो सकता है इंस्टीट्यूट इसका 1 मार्क भी रखे। ये कुछ नहीं होता है, एकदम सिंपल होता है। आपको बोल देगा इंस्टीट्यूट की, कमेंट कर लो कि ऑप्शन ए अच्छा है या ऑप्शन बी अच्छा है, ठीक है। ये तो ऐसी चीजें इसने पूछी है इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे, तो वो मैंने मार्क किया हुआ है ब्लू कलर में, ठीक है। अभी अगर कोई नया क्वेश्चन मुझे मिला ना, तो उसको भी मैंने 2 कैटेगरी में डाला हुआ है। एक क्वेश्चन ऐसा है जो फुल्ली नया क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन देखोगे आपको अंदर से फीलिंग आएगा यार कि यार ये नया क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसका, कभी भी आपने ये क्वेश्चन देखा ही नहीं होगा। तो उसको मैंने कैटेगराइज किया है फुल्ली न्यू कैटेगरी में, ठीक है। और उसको मैंने येलो मार्क किया हुआ है। अब अगर कोई नया क्वेश्चन इजी है तो उसको मैंने ग्रीन मार्क किया हुआ है, ठीक है। इजी मतलब ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पे देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा है तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ के कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसको मैंने ग्रीन मार्क किया हुआ है, ठीक है। बेसिस समझा मेरे एनालिसिस का। अब हर एक पेपर के लिए, टोटल 10 पेपर है ना, मैं हर एक पेपर के लिए आपको एक 30-40 सेकंड का रिव्यू दे देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इंस्टीट्यूट का ट्रेंड क्या है, वे ऑफ आस्किंग क्या है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जुलाई 21 पे आते हैं बच्चों। जुलाई 21 का पेपर आप देखोगे ना, तो डायरेक्टली ही स्टडी मटेरियल से इन लोग ने पूछा है। 100 मार्क्स का तो ये लोग ने स्टडी मटेरियल से ही पूछ लिया, ठीक है। 72 मार्क्स का उसमें प्रैक्टिकल पूछा था, 28 मार्क्स का थियोरी पूछा था। एमटीपी आरटीपी से 8 मार्क्स का अराउंड वेटेज ये लोग ने पूछा है। और नए क्वेश्चन सिर्फ 2 ही ये लोग ने पूछे, ठीक है। 16 मार्क्स का 2 नया क्वेश्चन पूछ लिया। टोटल 124 मार्क्स में से तो 100 मार्क्स का ये लोग ने डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से ही आपको पूछा है। तो ये पेपर तो ईजी है, बहुत ही ईजी पेपर था ये। दिसंबर 21 का अगर मैं बच्चों बात करूँ ना, तो एकदम ही भयानक पेपर पूछा था ये लोग ने। यहाँ पे देखो, 124 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, उसमें से 48 मार्क्स का तो सिर्फ नया क्वेश्चन था। नया मतलब एकदम ही नया, फुल्ली न्यू, आपने ये कभी देखा ही नहीं होगा। तो आप सोचो अगर ये पेपर आपके सामने आया हो तो आपको, मतलब आपको मैनेज ही करना पड़ता है ये एग्जाम सिचुएशन में, ठीक है। 60 मार्क्स का ये लोग ने स्टडी मटेरियल से पूछा है, पर हार्डली मतलब प्रैक्टिकल उसका 32 मार्क्स का ही था। तो ये पेपर में मतलब अगर आपको एग्जामेशन लाना है तो मतलब आपको कुछ अच्छा ही तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। मई 22 का अगर मैं बात करूं तो ये वो पेपर है जिसमें इंस्टीट्यूट ने पूछा तो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल और आरटीपी एमटीपी से ही है, ठीक है। हूबहू ही बैठा बैठा पूछ लिया है। बट उसने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब 5 ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, उसमें उसने एडिशनल सब क्वेश्चन जो है वो ऐड किया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो 100 मार्क का उसने स्टडी मटेरियल से पूछा। अब 72 मार्क्स का जो है, इसमें से अगर आप वो 5 क्वेश्चन हटा दो जो कि 2-2 मार्क के होते हैं, तो 10 मार्क आप इसमें से हटा दो, फिर भी आपके पास 62 मार्क्स का अराउंड प्रैक्टिकल इसने पूछा हुआ है। ठीक है। एमटीपी आरटीपी 16 मार्क का पूछा है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नया नहीं था जो आपको देख के डर लगे। ठीक है, इजी नया क्वेश्चन पूछ लिया था 8 मार्क के लिए। ठीक। नवंबर 22 का जो पेपर था ना बच्चों, ये एकदम एवरेज पेपर था। मतलब मिक्स एंड मैच तक किया था पूरा, नया क्वेश्चन भी पूछा था। अब नए क्वेश्चन में एकदम ही नए भी पूछ लिए थे, ऐसे भी थे, और नए क्वेश्चन पूछे तो इजी भी थे। ठीक है, सब कुछ ऐसा मिक्स एंड मैच खेल रहे थे ये लोग। तो अगर आप देखोगे तो स्टडी मटेरियल से 76 मार्क्स का पूछा है, 48 मार्क्स का तो बैठा बैठा ही पूछ लिया। थियरी तो ये लोग पहले ना 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, तो उसमें थियरी के 6 क्वेश्चन होते, 6 मेन क्वेश्चन होते, हर एक में थियरी पूछते थे ये लोग। ठीक है, तो 28 मार्क का थियरी पूछा है। एमटीपी आरटीपी का 8 मार्क का अगेन पूछ लिया। एमटीपी आरटीपी आप देखोगे ना, तो हर जगह पे 8 मार्क 16 मार्क इतना कवर कर ही रहा है वो। ठीक है। पास पेपर आप देखो, अब तक एक भी बार पास पेपर में कहीं पे भी ये लोग ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। सर सच में नहीं पूछा है। अब देखो, ये मैंने एनालिसिस बनाया ना, तो मैंने क्या किया था कि अगर कोई क्वेश्चन जो है वो पास पेपर से है, तो पहले मैंने ये चेक किया कि क्या वो किसी एमटीपी आरटीपी में है क्या। अगर वो एमटीपी आरटीपी में है ना, तो मैंने एमटीपी आरटीपी का रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, फिर पास पेपर में मैंने 0 मार्क्स उसको लिखा हुआ है। ठीक है। अरे देखो, हम लोग हर एक पास पेपर तो नहीं कर सकते ना, पर एमटीपी आरटीपी तो हम लोग को अच्छा खासा कवर करना है, तो इसके लिए मैंने ऐसा चीज किया था। ठीक। तो नवंबर 22 का भी अगर आप बोल सो, तो एवरेज पेपर ही था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, कोई इजी नहीं था, एवरेज और डिफिकल्ट के बीच में था। ठीक है। मई 23 का अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, तो अगेन ये दिसंबर 21 में जैसा पूछा था ना, वैसा ही हूबहू को पेपर बनाया है लोग ने। ये लोग ने 42 मार्क्स का जो है वो नया फुल्ली प्रैक्टिकल न्यू क्वेश्चन जो है वो बना के दिया था आपको। मतलब अगेन वहां पे 48 मार्क्स का था, यहाँ पे 42 मार्क्स का पूछ लिया। 124 मार्क्स के पेपर में 42 मार्क्स का आपको एकदम ही नया क्वेश्चन देखने मिल जाए तो आपकी क्या हालत होगी। ठीक है, ये तो आपको एग्जाम सिचुएशन में पता चलेगा। सिर्फ और सिर्फ 34 मार्क्स का, उसमें भी अगर मैं प्रैक्टिकल बोलूँ ना, तो सिर्फ 6 मार्क्स का ये लोग ने स्टडी मटेरियल से पूछा था। ठीक है। बाकी एमटीपी आरटीपी में जैसे मैं बोलता हूँ कि 8 या 16 मार्क के बीच में ये लोग पूछते रहते हैं, तो इस बार भी इस लोगों ने 16 मार्क का पूछ लिया है। ठीक है। पर हाँ, 32 मार्क्स का ये लोग ने जो क्वेश्चन पूछा ना, वो एकदम नया पूछा, बट वो काफी इजी था। ठीक है, काफी मतलब काफी इजी। आप ये पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इसमें। ठीक है। नवंबर 23 का मैं बात करूँ, तो नवंबर 23 वापस एक एवरेज पेपर था। वापस सब कुछ मिक्स एंड मैच किया ये लोग ने नए क्वेश्चन, फुल्ली न्यू क्वेश्चन भी डाले। कुछ नए क्वेश्चन जो पूछे वो लोग ने इजी कैटेगरी में भी थे। वापस वो ब्लू ब्लू कलर वाले भी सम पूछे, जिसमें वो लोग कुछ एडिशनल ऐड करके आपको पूछ लेते। ठीक है। तो स्टडी मटेरियल से अगर आप देखो, तो 78 मार्क्स का वो लोग ने टोटल पूछा है, जिसमें से 50 का है प्रैक्टिकल, 28 का है थियोरी। एमटीपी आरटीपी का अगेन जैसे मैं बोलता हूँ, थोड़ा बहुत पूछते ही रहते हैं लोग, तो 6 मार्क का वो लोग ने एमटीपी आरटीपी से भी पूछा है। फुल्ली न्यू क्वेश्चन ये लोग ने एक ही नया डाला था। ठीक है, तो आप वो ऑप्शन में भी छोड़ सकते थे अगर आपको नहीं आता हो तो। और इजी न्यू कैटेगरी में ये लोग ने 32 मार्क्स का पूछा था। ठीक है, तो ये पेपर एवरेज पेपर था, कोई डिफिकल्ट भी नहीं था, इजी भी नहीं था। अब मई 24 से एमसीक्यू का सीजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, 30 मार्क्स का एमसीक्यूज पूछने लगे और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। मई 24 का जो पर्टिकुलर अटेम्प्ट था ना, उसका मेरे को एमसीक्यू शीट नहीं मिला, क्योंकि ये पर्टिकुलर अटेम्प्ट तक इंस्टीट्यूट जो है वो हमको एमसीक्यू घर पे लेके नहीं जाने देता था। ठीक। तो वो उसका मैंने एनालिसिस नहीं किया हुआ है। बाकी नवंबर 24 और मई 25 का जो एमसीक्यूज है ना, उसका मैंने एनालिसिस किया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। मई 24 का अगर हम देखें ना, पूरा पेपर बैठा बैठा पेपर आया था। यहाँ पे आप देखो, कहीं पे भी मैंने कलर मार्क किया है क्या? यहाँ पे बस एक दो जगह पे है। एक भी नया क्वेश्चन नहीं पूछा, जो नया पूछा वो भी इजी पूछ लिया आपको। ठीक है। तो टोटल 84 मार्क्स का पेपर स्टडी मटेरियल से वैसे का वैसे ही पूछ लिया था। प्रैक्टिकल पोर्शन अगर आप देखो 68 मार्क्स का, आप इतना करके जाते तो भी एग्जामेशन ले आते इसमें। ठीक। ना पूछा एमटीपी से, ना पूछा आरटीपी से, कहीं से भी नहीं पूछा, पास पेपर से भी नहीं पूछा, एक नया क्वेश्चन पूछ लिया बस 4 मार्क का। ठीक है, वो भी बहुत इजी कैटेगरी में था। 4 मार्क का है तो अब उसमें होगा ही क्या। नवंबर 24 का मैं बात करूँ ना बच्चों, तो ये पेपर बहुत ही यूनिक लगा मेरे को, क्योंकि ये पेपर में नए क्वेश्चंस तो थे, इजी भी थे, बट ये नए क्वेश्चंस कैसे थे मालूम है? रिवर्स ऑर्डर में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। सर मतलब समझा नहीं। मान लो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपके स्टडी मटेरियल में आपको पूछा है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने जब आपको क्वेश्चन पेपर में ये सेम टू सेम पूछा ना, तो उसने
स्टडी मटेरियल का आंसर जो है वो आपको क्वेश्चन में दे दिया, और जो क्वेश्चन है वो आपको आंसर तरीके से ढूंढना है, ये ऐसा पूछ लिया आपको। तो आप देखोगे रिवर्स क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे मैंने लिखे ना, सब जहाँ पे भी मैंने ग्रीन मार्क किया है ना, वो सभी रिवर्स क्वेश्चन थे, सबके सब। ठीक है, उसमें भी एडिशनली 2 नए क्वेश्चन पूछ लिए। तो स्टूडेंट को ये पेपर आप ऐसे देखोगे ना, मतलब आपके पास 3 4 4 घंटे 5 घंटे हो ना, तो ये आप ये आराम से सॉल्व कर लोगे। पर 3 घंटे में ये सॉल्व करना पेपर, जहाँ पे सब कुछ ये उल्टा पूछा है, नया भी पूछा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये पेपर जो है वो एवरेज से तो कहीं ज्यादा डिफिकल्टी के लाइन पे है वो। ठीक है, देख के ऐसा लगेगा हमको कि यार ये तो क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, बट जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग को एक्चुअली में अंदर से आएगा कि यार ये उल्टा कैसे कैसे जाना है, ये हमको एक तो पूरा एक थॉट प्रोसेस जो है वो 3 घंटे के अंदर पूरा करना है, और उसके बाद भी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं हमको। ठीक, पर एमसीक्यूज ऐसा मैं देखा ना, तो 30 मार्क का एमसीक्यू होता है, हर एक केस स्टडी ऐसा बैठा बैठा पूछ लिया था, ले बेटा लिख ले, तू मार्क करके आ जा, तेरे को मार्क्स दे देंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ही इजी पूछा था एमसीक्यूज। इनफैक्ट मे 25 का जो आपका अटेम्प्ट का मैं डिस्कस करूँ ना, उसमें एक केस स्टडी जो था फॉरेस्ट डेरिवेटिव्स पे था, अभी वो कॉल एंड पुट ऑप्शन पे था, तो स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि वो डिफिकल्ट है, पर वो डिफिकल्ट नहीं होता है। जनरली ऐसा स्टूडेंट का माइंडसेट होता है कि फॉरेस्ट डेरिवेटिव्स थोड़ा ट्रिकी लगता है उनको, तो मैंने उसको बस एवरेज लिखा है। बाकी अगर आपका उस पर अच्छा खासा कमांड होना तो कुछ भी नहीं था, डायरेक्टली स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है ना, उसमें से ही पूछा था ये लोग ने। ठीक है, बाकी 3 जो केस स्टडीज है, केस स्टडी 1 3 और 4, ये तो डायरेक्टली ही इजी पूछा था, आपको कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, और ओवरऑल मे 25 का अगर मैं बात करूं, तो एक नया क्वेश्चन पूछा था जो पूरा का पूरा नया था, और दूसरा एक और नया क्वेश्चन पूछा था, पर वो काफ़ी मैनेजेबल था, काफ़ी इजी था। स्टडी मटेरियल में से 68 मार्क्स का ये लोग ने पूछा था मे 25 में, जिसमें से प्रैक्टिकल था 48, थियोरी था 20। देखो, थियोरी, अभी देखो इसमें क्या है कि मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस था कि क्योंकि ये लोग एमसीक्यूज ला रहे तो थियोरी को वहां पे ज्यादा कवर करेंगे, बट उन्होंने वहां पे ज्यादा कवर नहीं किया। नवंबर 24 में उन लोग ने 8 मार्क का ही थियोरी रिटर्न वाला पूछा, पर एमसीक्यू में फिर भी वो लोग ने थियोरी कवर नहीं किया था, और यहाँ पे वो लोग ने फिर से वापस 20 मार्क का थियोरी चालू किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट पेपर जो होगा ना, वो थियोरी एमसीक्यू में भी पूछेंगे, डिस्क्रिप्टिव में भी पूछेंगे, ऐसा एक जगह पे नहीं लाएंगे ये लोग। ठीक है, नवंबर 24 में आप देखो, थियोरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पूछा, एमसीक्यूज में मैंने देखा कहीं पे भी नहीं पूछा था ये लोग ने आपको थियोरी। मे 25 में क्या किया, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव दे दिया, और एमसीक्यूज में एक भी थियोरी नहीं पूछा। तो अभी का जो अटेम्प्ट आएगा, ठीक है, सितंबर में जो अटेम्प्ट है, उसके लिए मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि थियोरी जो है वो आपको डिस्क्रिप्टिव भी पूछ लेंगे, और केस स्टडी में भी एमसीक्यूज में भी आपको पूछ लेंगे ये लोग। ठीक है, तो मे 25 का अगर मैं ओवरऑल रिव्यू दूं तो वो भी काफ़ी सिंपल पेपर था। अब एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, दिसंबर 21 में अच्छा खासा डिफिकल्ट वाला पेपर आया। ठीक है, उसके बाद मे 22 गया, नवंबर 22 गया, और वापस मे 23 आया, जो कि डिफिकल्ट अटेम्प्ट था। ठीक है, 2 अटेम्प्ट के बाद एक पेपर ये लोग अच्छा खासा डिफिकल्टी वाला बनाते हैं। उसके बाद नवंबर 23 गया, ठीक है, मे 24 गया, दोनों पेपर जो थे वो इजी वाले थे। उसके बाद आया नवंबर 24, जो कि था डिफिकल्ट पेपर। मैं इसको डिफिकल्ट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पेपर जो है उसको आपको हर एक क्वेश्चन उसमें आपको दिखेगा कि रिवर्स ऑर्डर में करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो 3 घंटे में बच्चा वो मैनेज कर पाता कि नहीं, वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको डिफिकल्ट बोल रहा हूँ। वरना क्वेश्चन तो ईजी था, आप इस क्वेश्चन पेपर को लेके बैठोगे 4 घंटे के लिए, आपका पेपर आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कि हर 2 अटेम्प्ट के बाद ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर पूछ लेता है। ठीक है, तो अब मे 25 जो था, नवंबर लास्ट डिफिकल्ट पेपर कब पूछा है लोग ने, नवंबर 24 में। उसके बाद मे 25 जो है वो एकदम इजी पेपर आया। ठीक है, तो सितंबर 25 जो है ये अटेम्प्ट के लिए मैं, मेरा मतलब ये एनालिसिस है कि ये लोग एक एवरेज पेपर सेट करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये लोग एवरेज के नाम पे लेंथी पेपर भी सेट कर दे। थियोरी का मैंने आपको बताया कि थियोरी जो है इस बार शायद वो डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों में ही डाल सकता है। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस मैंने आपको बताया। आप बस इतना याद रखो कि सितंबर का पेपर ऑन एन एवरेज होगा, इजी नहीं हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी उसका बहुत ही कम है। ठीक, तो पूरा ये एनालिसिस मैंने बताया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें मुझे आपको देनी है, कुछ चीज़ें मैं आपके लिए लाया हूँ, कुछ मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों अब ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ वो। मैं आपके लिए एक यूट्यूब पे वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, जिसको आप मॉड्यूल बोलते हो, आरटीपी, एमटीपी और पास पेपर जो है ये मैं आपका कवर करवाऊंगा। ठीक है, ये उनके लिए रेलेवेंट है जिनका अटेम्प्ट जैन 26 या उसके आगे है,
और दूसरा चीज, ये वीडियो जो है वो उनके लिए ज्यादा रेलेवेंट रहेगा जो खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर फर्स्ट टाइम एएफएम को हाथ लगा रहे हैं, उनके लिए। ठीक है सर, क्या क्या कवर करवाओगे? मैं आपके सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स कवर करवाऊंगा, पूरे मॉड्यूल में जो भी है ना वो 100% कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा, क्वेश्चंस जो है इलस्ट्रेशन और टेस्ट योर नॉलेज के जो भी क्वेश्चन है, ये हम लोग सब के सब लिख के सॉल्व करेंगे राइटिंग में। ठीक है, पेन पेपर वाला मेथोडोलॉजी हम लोग बच्चों की तरह एक एक चीज को सॉल्व करेंगे, ऑडिट नहीं करेंगे। एएफएम को जब हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उसका ऑडिट नहीं किया जाता, उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, और एग्जाम्पल्स जो है आपके स्टडी मटेरियल में उसको मैं आपका कवर करवा दूंगा कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, थियोरी को हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, थियोरी के लिए मैं अलग चीज आपको बताऊंगा। आरटीपी, एमटीपी और पास पेपर, पिछले 10 अटेम्प्ट के जो भी आरटीपी, एमटीपी और पास पेपर है, उसके जो भी नए क्वेश्चन हमको मिलते हैं ना, मतलब यूनिक क्वेश्चन, हम लोग सिर्फ उसी को सॉल्व करेंगे। डुप्लीकेसी जो है वो हम लोग कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो है वो अवॉइड करना है, कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपको कवर करना है। ठीक, इसमें भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, थियरी को हम लोग अवॉइड करेंगे। तो सर थियरी का आप बता दो, आप क्या करोगे थियरी का? थियरी का बच्चों ऐसा है कि मैं मेरे खुद का भी एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नोट तैयार कर रहा हूँ, और थियरी भी नोट्स भी जो है वो मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, बट ये सारी चीज़ों को है ना थोड़ा टाइम लगता है बनाने को। तो थियरी के जो नोट्स हैं मैं आपको सितंबर एंड तक जो है वो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं आपको दे दूँ। अगर डिले हुआ तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के एंड तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं करूंगा मैं आपको थियरी नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। फिर भी आपके पास सफिशिएंट टाइम बचेगा, जैन 26 में अगर आपका अटेम्प्ट है तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा थियरी को कवर करने के लिए। ठीक है, नोट्स के साथ साथ मैं उसके वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, तो आपको कोई भी परेशानी महसूस नहीं होगी। ठीक, और एक और बात मैं बता दूं, देखो आप थियरी को लाइटली मत लेना, एएफएम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है थियरी। अभी आप देखोगे इंस्टीट्यूट जो केस सिनारियोज जो हमको इशू कर रही है उसके वेबसाइट पे, उसमें आप देखो थियरी को अच्छा खासा कवर किया है। और अब तक 3 अटेम्प्ट हुए हैं एमसीक्यू, जिसमें एमसीक्यूज ये लोग ने पूछा था, थियरी का अच्छा खासा कवरेज मैंने नहीं देखा है। ठीक है, थियरी को ये लोग एमसीक्यूज में अब तक टेस्ट नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, बट आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में एक ब्लेंड होगा कि डिस्क्रिप्टिव भी आपको थियरी में पूछे और एमसीक्यूज में भी आपको ये थियरी पूछे। तो हमारा थियरी को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जो नोट्स है मेरे थियरी के, जो नोट्स मैं बनाऊंगा वो भी स्टडी मटेरियल के बेसिस पे है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे दूंगा ताकि आपको याद रहे। मॉड्यूल का लैंग्वेज जो है वो इतना ईजी नहीं होता याद रखना, आप पेपर में क्या लिखोगे? ज़्यादा करके थियरी जो है वो डिस्क्रिप्टिव में पूछते हैं, तो उसमें कैसा होता है कि आप हेड पॉइंट लिख के आ जाओ, आपको मार्क्स मिल जाएगा, अंदर थोड़ा बहुत कंटेंट लिख दो, आपको 100% ये लोग मार्क्स दे देते हैं। मैं मेरा खुद का पेपर डिस्कस करूंगा नवंबर 23 का, जिसमें मैंने 85 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, मेरे को 71 आया था। तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे पेपर को लिखा जाता है, ये लोग मार्क्स कैसे देते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियरली समझा? अब सर हम लोग पढ़ाई कैसे करने वाले? बेटा पढ़ाई तो वैसे ही करेंगे जैसे किया जाता है, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसका बस एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग हर एक चैप्टर को ना लॉजिकल ऑर्डर में पकड़ेंगे और करते चलेंगे। ठीक है, दूसरा, उस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उसको भी हम लोग लॉजिकली ही सॉल्व करेंगे, लॉजिकली ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने उसको काफ़ी जंबल्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है, बट मैंने एक ऑर्डर ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है, हम लोग वो फॉलो कर लेंगे। ठीक है, एक और चीज़, ये एक्सेल शीट मैंने तैयार किया हुआ है, ये क्या है ये सुन लो। स्टडी मटेरियल है ना आपका, उसमें जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, इलस्ट्रेशन और टेस्ट योर नॉलेज के, ठीक है, एग्जांपल जिसमें नहीं है, इलस्ट्रेशन और टेस्ट योर नॉलेज का मैंने पूरा एक लिस्ट तैयार किया हुआ है चैप्टर वाइज। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे हर एक पूरा लिस्ट यहाँ पे मैंने तैयार किया हुआ है। अब सर आपने ये यहाँ पे कलर कलर क्या खेला है? बेटा कलर कलर नहीं खेला है मैंने। ये क्वेश्चन जो मैंने कलर मार्क किए हैं ना, ये एक दूसरे के जुड़वा भाई है, या तो फिर मान लो दो क्वेश्चन जो है वो सेम है पर दूसरा जो क्वेश्चन है वो एग्जॉस्टिव कवर करता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दो जो दूसरा क्वेश्चन है ना उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने मार्क करके रखा हुआ है कि ये दो क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है, बट हम लोग सॉल्व कौन सा करेंगे? ये व्हाइट फॉन्ट वाला, जो व्हाइट फॉन्ट में आपको दिख रहा है ना वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस मॉड्यूल में आपके 314 है, हम लोग अगर उसमें से जुड़वा भाई वाले क्वेश्चन निकाल दे तो 295 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे आगे था ये कि
जब कभी भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो में जो भी हम लोग सीखेंगे उसका एंड में, वीडियो के एंड में पूरा एक आपको समरी दे दूंगा। अगर 1-1.5 घंटे का वीडियो है तो 10-15 मिनट रिवीजन को जाता है, हम लोग उतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आपको बताऊं। जब भी आप कोई चीज़ सीख रहे हो, आप उसी दिन उसको रिवाइज भी कर लो ना, आपके लिए वो रिटेंशन बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा चीज, उस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैं आगे बनाता चलूंगा ना, उसमें उसके प्रीवियस वीडियो का भी रिवीजन करते चलेंगे हम लोग। ठीक है। रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि अच्छे से चीज़ें रिटेन रहे। ओके। तीसरा चीज़ है डाउट के रिलेटेड। सर, एएफएम के रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट हो ना मुझसे, ठीक है, फिर चाहे मैंने उस पर वीडियो अपलोड किया हो ना किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एएफएम का आपको डाउट है, आप मुझे आके अप्रोच करो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। कहाँ कहाँ मुझे आप पूछ सकते हो डाउट, इधर आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ लो या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जिसका मैंने वीडियो अपलोड किया है उसका आप डाउट ना भी पूछ रहे हो तो भी चलेगा, किसी और चैप्टर का डाउट पूछ लो तो भी चलेगा। डाउट डाउट होता है यार, हम लोग एएफएम पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज थोड़ी आप डाउट पूछोगे मेरे को। आप डाउट पूछोगे तो मैं उसको वैसे ही देखूंगा कि आप एएफएम का डाउट लेके आ रहे हो। ठीक है। तो आप कोई भी डाउट मुझे पूछो सब्जेक्ट के रिलेटेड, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा वो। ठीक। अब आखिरी बात, मैं एक सेपरेट गाइडेंस वीडियो लाऊंगा एएफएम पे कि ये सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाता है, कैसे आज से ही हमको प्रिपरेशन करना चाहिए उस 1.5 डे के लिए जो हमको एग्जाम के पहले मिलता है। ठीक है। क्या हमारा साइकोलॉजिकल माइंडसेट होना चाहिए इस सब्जेक्ट को लेके, कैसे हम लोग एग्जाम सिचुएशन में हमारे माइंड को कंट्रोल में रखेंगे ये पेपर को लिखते टाइम पे। तीसरा चीज कि मेरा जो आंसर शीट था ना नवंबर 23 का, जिसमें 71 स्कोर किया मैंने आउट ऑफ 85, वो भी मैं आपको डिस्कस करवा के दे दूंगा। तो आपको वो भी आइडिया लग जाएगा कि यार पेपर कैसे लिखते हैं। ठीक है। मेरा पेपर तो आप देखोगे आपको लगेगा कि इसको इतने मार्क्स मिल कैसे गए। ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना उसमें हम लोग ये डायरेक्ट यूट्यूब की जो वीडियो सीरीज जो मैंने कही ना वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। पहला चैप्टर जिसको हम लोग छूने वाले हैं वो है म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आप सभी को मेरा हरे कृष्णा।